देखो, नाउन को जानने से पहले सबसे पहली बात यह है कि नाउन है क्या, ये समझ लिया जाए। तो नाउन जो है ये इसको कहते हैं नेमिंग वर्ड। इसका एक दूसरा नाम रख लो, सब क्लियर हो जाएगा। क्या? नेमिंग वर्ड, यानी नाम बताने वाला शब्द। नेमिंग वर्ड यानी नाम बताने वाला शब्द। किसका नाम बताता है? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, ठीक है। उसी में आ जाओ समूह का, जाति का, उसी में आ जाओ क्या कहते हैं वस्तु, ये मटेरियल पदार्थों का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव का भी तो नाम ही है भाई। जैसे नाउन कितने प्रकार के? नाउन 5 प्रकार के। यदि काइंड्स पर चले, अभी क्लियर हो जाए, तो नाउन 5 प्रकार के। 5 प्रकार के नाउन कौन कौन हो गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब में क्या है? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या? जितने नाम हैं सब, चाहे जिसका भी नाम हो, आपके विषयों का नाम हो, आपकी जो है वस्तुओं का नाम हो, यूज करने वाली सामान का नाम हो, जो भी हो, जितने नाम है, गांव का नाम, देश का नाम, शहर का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, जितने भी नाम आएंगे वो सब क्या हो गए? वो सब नाउन हो गए, वो प्रॉपर नाउन में आ गए। वहीं कॉमन नाउन में जाओ तो जातिवाचक यानी जाति, जिसे जाति का जो है बोध हो रहा हो, वो कॉमन नाउन हो जाएगा ना। उसके बाद कलेक्टिव यानी समूहवाचक, यानी जिसको समूह में हम देखते हैं, जो समूह में ही रहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, ठीक है। या मटेरियल नाउन, मटेरियल यानी सामग्री, पदार्थवाचक, जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कन्वर्ट किया जाए जिनको, वो सब मटेरियल कहलाते हैं। उन सब का नाम आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो सब नाउन में ही आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक जिनको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें गुण, दशा और स्थिति आएगा ना। इसका यदि कहीं इसका नाम आ रहा है तो वो सब नाउन में आएगा। यानी सब किसकी बात हो रही है? सब नाम की, नेमिंग वर्ड, इसीलिए इसका नाम पड़ा नेमिंग वर्ड। यानी नाउन जब भी आएगा तो नेमिंग वर्ड। अब बात हम सिंटेक्स की करें भाई, चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? सिंटेक्स पढ़ रहे हैं। तो सिंटेक्स यानी करेक्ट यूज ऑफ नाउन, यानी नाउन का जो रूल है उसमें हमको क्या पढ़ना है? करेक्ट यूज ऑफ नाउन, यानी नाउन के सही प्रयोग करने हैं। अब नाउन को हम जानते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, लेकिन उनका सही शब्द का सही स्थान पर प्रयोग करने के लिए हमको इस नियम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अब इसमें नियम क्या देखना पड़ेगा? तो नाउन की बात जब हो तो आपको 4 चीजें ध्यान देनी है। क्या? नंबर, दूसरा पर्सन, तीसरा जेंडर, और चौथा हो गया केस। इन 4 चीजों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो नाउन का प्रयोग किसी भी वाक्य में करते समय गलतियां नहीं होंगी। फिर से दिमाग में ये बात रख लो कि हाँ, हम पढ़ क्या रहे हैं? नाउन नहीं पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। किसी भी वाक्य में एक नाउन का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि नाउन के प्रयोग में कोई गलती न हो। इसीलिए करेक्शन करते समय, यानी जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे या करेंगे, उनको करेक्ट करते समय नाउन की इन 4 स्थितियों पर हमें ध्यान देना है। पहला तो नाउन का नंबर होता है। नंबर यानी वचन। वचन 2 होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स इन इंग्लिश, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। अब देखो, सिंगुलर नंबर में किन बातों का ध्यान देना है? सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में कंफ्यूजन कहां है कि नाउन में यही स्थिति देखनी है कि नाउन कुछ ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहते हैं, प्लूरल में बनते ही नहीं है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल में ही रहते हैं, सिंगुलर नहीं बनते हैं। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान रहते हैं। अब हमको क्या देखना होगा? उन शब्दों को, जो शब्द हमेशा सिंगुलर में रहते हैं उनको कैसे। जैसे अभी आप रूल पढ़ेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं कि जैसे आप न्यूज एक शब्द है, ये देखने में आप लोगों का प्लूरल है, लेकिन ये क्या है?
हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग भी होता है। बात समझ में आ रही है? या कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टोंग्स, ये सब कुछ, ट्राउजर्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन हैं, चश्मे, शूज, सॉक्स, ये हमेशा पेयर में होते हैं। इनको आप सिंगुलर नहीं कर लिख सकते, ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, इसका सिंगुलर नंबर स्पेक्टिकल, एक आंख का चश्मा नहीं बन सकता। टोंग्स, चिमटा, उसकी दो स्थिति होती है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होंगे, आप इनको सिंगुलर नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चलते हैं। इसके लिए जैसे डियर एक वर्ड है, डियर, डियर यानी हिरन, सिप, सिप यानी भेड़। इनको देखिए, ये ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरह रहेंगे, इनका रूप नहीं बदलता। यानी यहां डियर का डियर्स नहीं होगा और सिप का सिप्स नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब हुआ यदि एक वचन में हो, जैसे कोई एक हिरन चर रहा है, तो द डियर इज ग्रेजिंग, बहुत से हिरन चर रहे हैं, डियर आर ग्रेजिंग, डियर्स नहीं होगा, डियर ही रहेगा। यानी सिंगुलर में भी डियर और प्लूरल में भी डियर ही होगा। तो ऐसे वर्ड्स को अब हमको फोकस करना है। अब यहां कोई रूल ऐसा नहीं होगा कि एक रूल पढ़ लिया बाकी सब सेट, यानी हमको इन वर्ड्स पर फोकस करना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सिंगुलर में ही हमेशा रहते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, और ऐसे कौन से शब्द हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही समान रहते हैं। समझ आ रही है? और दूसरी बात तो आप जानते ही हैं कि एक वचन के नाउन को बहुवचन में बनाया भी जाता है, जैसे बॉय का बॉयज, ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, टूथ का टीथ। तो ये प्रक्रिया भी है। वुमन का वीमेन, मैन का मेन, ये प्रक्रिया भी है। जैसे फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, स्टेप सन का स्टेप सन्स। यानी कहां से बनाना है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो नंबर में इतनी बातें आपको ध्यान देनी होंगी। यानी नाउन का प्रयोग यदि कहीं हुआ है तो आप देखेंगे कि ये किस नंबर का है, कहीं नंबर गलत तो नहीं है। पहली पॉइंट समझ में आ रही है? यानी सेंटेक्स पढ़ने से पहले, नाउन को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले नाउन की क्या देखनी होगी? नंबर। आइए दूसरी स्थिति देखिए, इसका पर्सन। तो पर्सन में तो आपको पता है कि पर्सन कितने? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू और दाऊ, और थर्ड पर्सन में ही सी इट प्रोनाउन है ये, और नाउन जितने होते हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसमें बहुत हेडक नहीं है। यहां आप क्लियर करेंगे कि जो भी नाउन होगा वो किस पर्सन का होगा? थर्ड पर्सन का होगा। ठीक है? अब देखिए तीसरी बात देखेंगे, जेंडर। क्या देखेंगे? जेंडर। जेंडर यानी जेंडर कितने होते हैं? 4। कौन कौन भाई? पहला हो गया मैस्कुलिन, दूसरा हो गया फेमिनिन, और तीसरा हो गया कॉमन, और नंबर 4 हो गया न्यूटर। यानी EU है क्या? अब देखिए इसमें मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग आप जानते हैं, बस पॉइंट क्या देखनी है इस पर ध्यान दीजिए। मैस्कुलिन जेंडर में
यानी पुरुष लिंग। तो पुरुष यदि आया तो हमें करना क्या है कि यदि कोई पुरुष के लिए प्रयोग किया गया शब्द नाउन का है तो उसके बाद आने वाले जितने वर्ड होंगे वो पुरुष लिंग के ही होने चाहिए, उससे रिलेटेड। गलतियां होती क्या हैं, जो इनकरेक्ट सेंटेंस आपके सामने दिया गया होगा उसमें क्या गलत होगा कि जो नाउन दिया है वो मैस्कुलिन जेंडर का होगा और आगे जो उसके लिए यूज किया गया वर्ड होगा वो फेमिनिन का लगा देगा। आपको लगेगा कि सही है लेकिन उसका प्रोसेस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर का नाउन आया है तो उसके लिए आने वाले जितने शब्द आएंगे आगे वो सब मैस्कुलिन जेंडर के होने चाहिए। उसी तरह फेमिनिन जेंडर का है तो आगे फेमिनिन जेंडर होना चाहिए। कॉमन जेंडर में कौन कौन आते हैं? कॉमन जेंडर में बताइए जिसमें स्त्री और पुरुष का भेद न कर पाए या दोनों समाहित हो उसी में, जैसे टीचर, ठीक है, पुलिस, स्टूडेंट, ये सब क्या है? फ्रेंड, ये सब कॉमन जेंडर में आते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब हो गया कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही आते हैं, उसमें आप अलग नहीं कर सकते उसको। और न्यूटर जेंडर में कौन आता है? न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, यानी अब ये समझना जरूरी है, नपुंसक लिंग में आने वाले वो सारे छोटे जीव, जानवर, ठीक है, या वस्तुएं जो निर्जीव हैं वो तो न्यूटर जेंडर हैं। उनके अलावा कुछ सजीव भी हैं जो छोटे हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए भी क्या होता है, उनको न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। इन्फेंट, शिशुओं को, इन्फेंट यानी शिशुओं को न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। और जितनी वस्तुएं हैं, निर्जीव हैं, उनको प्रयोग किया ही जाता है। और आपको पता है, ठीक है, हाँ साहब, जितने छोटे वो क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, इन सब को किस में डाला गया? ये सब न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये हो गई आपकी जेंडर, यानी जेंडर भी क्लियर करना है। अब आइए अगला पॉइंट देखेंगे, केस। क्या है? यानी डियर्स नहीं होगा। पॉइंट क्या बताई गई आपको कि उसका प्लूरल जो होगा वो डियर ही रहेगा। प्लूरल बनेगा सेवरल डियर, मेनी डियर, लेकिन डियर्स नहीं होगा। ठीक है, आइए अभी इस पर डिस्कस करेंगे। अभी ये पॉइंट केवल आपको हिंट दिया जा रहा है, इंट्रोडक्शन है, ये नाउन का ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद अभी रूल पूरा बचा है। केस, आइए केस क्या है? केस यानी कारक। केस को हिंदी में कहते हैं कारक। कारक कितने, अंग्रेजी में कितने केसेस बनते हैं? तो अंग्रेजी के केसेस हैं वो 4, ये भी हैं 4। पहला हो जाएगा इसका सब्जेक्टिव केस। हाँ, सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव भी कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ता कारक। दूसरे नंबर पर होगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव यानी कर्म कारक। तीसरे नंबर पर होगा पॉसेसिव केस, जिसको कहते हैं संबंध कारक। और चौथे नंबर पर होगा वोकेटिव केस, जिसे कहते हैं संबोधन कारक। अब देखिए यहां केस इंपॉर्टेंट कहां है और कैसे है। तो ये नाउन जब भी आएगा, चूंकि नाउन आएगा तो नाउन के कितने यूजेज होते हैं सेंटेंस में? 5। सेंटेंस में नाउन के 5 यूजेज। नंबर 1 सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एज ए कंप्लीमेंट, एज ए केस इन अपोजिशन। 5 प्लेसेज होते हैं। यहां देखो, हमने कहा कि केस इसके क्या होते हैं? 4। तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा तो इसका केस बनेगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस यानी इसी का ऑब्जेक्ट केस। सब्जेक्ट कहां होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के पहले होता है। ऑब्जेक्ट कहां होता है? किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है। ऑब्जेक्ट किसका होता है? वर्ब का, इसलिए वर्ब के अनुसार वर्ब के बाद आता है। और पॉसेसिव केस,
जहां गलती होती है वो पॉइंट यही है कि ये जो पॉसेसिव केस है इसका ध्यान देना है, क्योंकि जब एक नाउन दूसरे नाउन का पॉसेसिव बनता है, चूंकि नाउन जो सब्जेक्ट में रहेगा, जैसे मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन का ऑब्जेक्ट भी मोहन ही होगा, कोई एरर नहीं हो पाएगी उसमें। मोहन का वोकेटिव केस भी क्या होगा, मोहन मोहन ही होगा, मोहन और संबोधन या कॉमा लगा देंगे, जैसे मोहन कम हियर, भाई वोकेटिव केस है संबोधन कारक, यानी वही सब्जेक्ट यदि हम उसको संबोधित करके बुला रहे हैं तो वही बन जाएगा, जो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस है वही क्या बन जाएगा, वही वोकेटिव केस बन जाएगा। वही नाउन सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के प्लेस पर है वही बन सकता है वोकेटिव केस। जैसे एक सेंटेंस लो, मोहन कम हियर, इसमें सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा कि मोहन ही है, लेकिन यहां सब्जेक्ट मोहन नहीं है, सब्जेक्ट क्या है यहां, यू। तब ये मोहन क्या है, यही है वोकेटिव केस, यही है संबोधन कारक। और समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, यानी इसका केस बदल जाएगा यदि ये संबोधन में हो गया और वही सब्जेक्टिव केस में है, तब तो डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोहन कम्स हियर, क्योंकि अब ये क्या हो गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी यहां वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो ये वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस लगेगा। और हियर, अब यहां एक बात आपको दिखा दूं कि सब्जेक्ट का प्रभाव, यानी जो आप नाउन कह रहे हैं जिस नाउन को, उस नाउन का प्रभाव पूरे वाक्य पर पड़ता है, यहां तक क्रिया बदल जाती है, क्योंकि जब वो सब्जेक्ट होगा, नाउन जब सब्जेक्ट होगा तो क्रिया उसी सब्जेक्ट के हिसाब से ही तो लगती है। इसका मतलब नाउन के नंबर के हिसाब से वर्ब का भी नंबर बदल जाता है, वर्ब का नंबर प्रभावित हो जाता है नाउन के नंबर से, इसीलिए नाउन का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना। बात समझ में आ रही ना। अब देखो तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और पॉसेसिव केस जो होता है, पॉसेसिव में दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने की होती हैं कि जब भी पॉसेसिव यानी संबंध बताने की बात होती है, पॉसेसिव केस में जब संबंध बताने की बात होती है तो एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध होता है तो दोनों एक साथ आते हैं। एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से हो तो दोनों साथ में आते हैं, लेकिन दोनों के पॉसेसिव के लिए एक जो है प्रीपोजिशन लगता है ऑफ या एपॉस्ट्रॉफी एस। यहां एपॉस्ट्रॉफी एस और ऑफ को समझना बड़ा जरूरी है कि जब दो नाउन साथ में होते हैं तो या तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है या तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये ऑफ का प्रयोग कब किया जाता है और एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कब किया जाता है? तो एपॉस्ट्रॉफी एस हाँ ऊपर से रहेगा। एपॉस्ट्रॉफी एस जो है वो नाउन जब सजीव के साथ संबंध हो, यानी लिविंग पर्सन्स के जब वो बताए जा रहे हो पॉसेसिव, तो वहां पर एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। और जब लाइफलेस या नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उनके बीच में आप का प्रयोग किया जाता है। और इनका भी प्रयोग करते समय सावधानी यह है कि ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो पीछे से बातों को लिया जाता है, और एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है तो चीजों को सामने से लिया जाता है। जैसे यदि हमको यह लिखना हो कि मोहन की पेन या मोहन की कलम, तो यहां क्या हो जाएगा? मोहन्स पेन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये लिविंग पर्सन है, तो इसके साथ जो है एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा। और यही ऑफ का प्रयोग कब किया जाएगा? जब जो है नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएं, जैसे कमरे का दरवाजा, ये देखिए यहां कमरे का दरवाजा, ये दोनों क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो और का के लिए ऑफ जब लगाएंगे तो ये उल्टा चलता है, यानी जब भी लिखेंगे तो हो जाएगा द डोर ऑफ
रूम। ये है पॉसेसिव। इससे रिलेटेड और भी रूल आएंगे, जैसे किसी भी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि डबल पॉसेसिव आ जाए। डबल पॉसेसिव यदि एक साथ आ गए हों, जैसे मोहन के भाई का साला, क्या मोहन के भाई का साला, सब सजीव हैं, तो आप क्या करेंगे कि मोहन्स ब्रदर्स ब्रदर इन लॉ, ऐसा नहीं हो सकता। डबल पॉसेसिव कभी भी एपॉस्ट्रॉफी में नहीं रहता। यानी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते समय ये सावधानी बरतनी है कि जब डबल पॉसेसिव आते हैं तो अंतिम वाले को ऑफ से जोड़ दो और दो को पॉसेसिव एपॉस्ट्रॉफी एस से जोड़ दो। यानी होगा द ब्रदर इन लॉ ऑफ मोहन्स ब्रदर। समझ में आ रहा है नहीं? तो ऐसे कुछ रूल्स हैं। यानी नाउन को पढ़ते समय ये इतनी से ढेर सारी बातें हमने लिख दिया इस पे, उसको समझो कि जब नाउन को हम पढ़ रहे हैं स्पेशली किसमें, सेंटेक्स में, तो सेंटेक्स में नाउन को जान का प्रयोग करते समय हमको ये चार चीजें दिमाग में हमेशा लेकर चलनी होगी कि उसका नंबर डिसाइड करो कि ये किस नंबर का है, उसका पर्सन डिसाइड करो, फिर उसके बाद जेंडर देखो, फिर उसके बाद केस। यदि ये चार सही हैं तब आपका सेंटेंस सही है, अन्यथा नाउन में कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं।